हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है पुराना? कुछ डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है। आज हम 5.2 पढ़ने जा रहे हैं, पेपर नंबर 3 की। ओके, और इसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल्स, ठीक है। तो इस पर सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि स्पेशल स्कूल्स क्या होते हैं और इंक्लूसिव स्कूल क्या है। स्पेशल स्कूल वही जहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया, जहाँ पर विशेष बच्चों को विशेष प्रकार से विशेष प्रकार का वातावरण देकर के शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। इसके लिए विशेष तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है, स्पेशल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, स्पेशल TLM का यूज़ किया जाता है। सब कुछ उनके लिए विशेष तैयार किया जाता है, एक विशेष शिक्षक के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा स्पेशल एजुकेशन आता है, जो कि हम एक स्पेशल स्कूल में रह करके देते हैं। पर एक स्पेशल स्कूल, एक आइडियल स्पेशल स्कूल्स क्या होना चाहिए? अब आपने देखा आजकल मनोज सिसोदिया जी, केजरीवाल लगे हुए हैं एक आइडियल स्कूल को देने के लिए पब्लिक के सामने, जनता के सामने, और काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं वो इस चीज़ में, नो डाउट। स्कूलों में काफ़ी सारे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनकी एजुकेशन, उनके पैटर्न, बहुत सारी चीज़ों में हमें देखने के लिए नयापन मिला है। टीचर्स की वर्कशॉप करा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हमारे लिए अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम स्पेशल स्कूल के बारे में जानें कि स्पेशल स्कूल को हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इम्पोर्टेंट है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उसका बुनियादी ढांचा, कि एक स्पेशल स्कूल का बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए। तो उसके अंदर आता है हमारा भवन, सबसे पहले कि क्लासरूम, एक क्लासरूम कितना बड़ा होना चाहिए, कि एक बड़ा क्लासरूम होना चाहिए जिसके अंदर सभी बच्चे व्यवस्थित ढंग से बैठ सकें। उनकी आवश्यकता वाली सभी चीज़ों का उसमें प्रबंध किया जाना चाहिए। उसके अंदर सही रोशनी होनी चाहिए, रोशनी, लाइट हो गया सब, और उसके अलावा हवादार होना चाहिए। कक्षा के अंदर कुछ ऐसी नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चे के लिए हार्मफुल हो। बच्चा कक्षा के अंदर आराम से प्रवेश कर सके, आराम से आ सके। कक्षा की जो ऊंचाई है इतनी नहीं होनी चाहिए उसको 3-4 स्टेयर्स चढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। एक स्पेशल बच्चे को हमें ध्यान रखना है। और अब यहाँ स्पेशल की बात हो रही है, जैसे हमारा पेपर नंबर 3 कॉमन पेपर है, तो हमें सारी डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रख करके मैं ये आज आपको बता रही हूँ कि अगर फिजिकली हैंडीकैप CP बच्चा है, MR बच्चा है, तो ऐसा नहीं सिर्फ हमें HI के लिए फोकस करना है। किसी भी सारी डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हम इसका निर्माण करेंगे तो कक्षा का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा आसानी से, सरलतापूर्वक कक्षा के अंदर प्रवेश कर सके और सरलतापूर्वक कक्षा से बाहर आ सके। कक्षा के अंदर उसकी आवश्यक सभी वस्तुओं का वहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, पानी का मयूर जग हो गया, मतलब कि बार बार क्लास से अंदर बाहर ना जाना ना पड़े। क्लासरूम के बाहर, मतलब कुछ भी इस तरीके का सेटअप जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, क्लासरूम के अंदर रखे भी जाते हैं। हम MBCN और भी बहुत बड़े बड़े स्कूलों में गए हैं कि उनकी उपलब्धता के आधार पर, उनकी आवश्यकता के आधार पर उनको वो सारी चीज़ें वहीं पर ही कक्षा में दी जाए, सुनिश्चित की जा सके उन्हें देना, ठीक है, या प्रोवाइड की जा सके। फिर आता है, नेक्स्ट आता है यातायात। यातायात मतलब उनके लिए ट्रांसपोर्ट्स ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा सरलतापूर्वक आ जा सके अपने घर से लेके विद्यालय तक, जिसमें उसे किसी समस्या या कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मतलब बस होनी चाहिए, बस हो तो उनके कंफर्ट जोन की होनी चाहिए, वैन है तो वैन उनके कंफर्ट जोन की होनी चाहिए, जिसमें किसी भी डिसेबिलिटीज़ का बच्चा हो तो उसे आसानी से बिठाया जा सके और उनके हिसाब से होनी चाहिए। ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो MR बच्चे होते हैं वैन में कई बार बहुत सारे ड्राइवर बहुत सारे बच्चों को एक साथ बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे हाइपर होने लग जाते हैं। तो इस तरीके का माहौल नहीं क्रिएट होना चाहिए। उनके आने जाने की सुविधा भी सुविधाजनक होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फर्नीचर। फर्नीचर उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि जैसे स्पेशल बच्चा, CP बच्चा है तो उसके लिए क्लासरूम के अंदर एक CP चेयर अरेंज होनी चाहिए। MR बच्चा है कि जिसमें उनको बैठने के लिए अच्छा स्पेस चाहिए, इतनी छोटी छोटी चेयर नहीं होनी चाहिए कि बच्चा थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ और बच्चा गिर जाए, या टेबल पे उसका पूरा सामान नहीं आ पा रहा है। एंड फर्नीचर के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फर्नीचर के अंदर कोई कील नहीं निकली होनी चाहिए, नुकीली चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा बैठ रहा है तो उसका ड्रेस फट गया, या MR बच्चा उसको पता भी नहीं लग रहा वो बैठ गया और उसमें वो उसको चुभ रहा है। फर्नीचर ऐसा फिनिशिंग से होना चाहिए, इतनी सफाई से होना चाहिए कि बच्चे को कहीं से चुभे ना। फर्नीचर का कलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का उस कलर की वजह से बार बार इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि वो बच्चे का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार देखा है आपने ना, कुछ जो छोटे छोटे बच्चों के आपने देखा होगा डोरेमोन, पता नहीं क्या क्या पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि स्पेशल बच्चा जो होता है इसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की वजह से, इसी फर्नीचर की वजह से डिस्ट्रैक्ट होता है बार बार। HI बच्चे इतने नहीं होते हैं, लेकिन कई डिसेबिलिटीज़ में ऐसा देखा जाता है कि बच्चा बार बार उस कलर से, जैसे कि MR बच्चे हैं, MR
रेड कलर से बहुत ज़्यादा होते हैं, गुस्सा आता है उनको देख देख कर, या कुछ भी इस तरीके के कलर वलर का यूज़ ना किया जाए। सिंपल जो फर्नीचर कलर होता है उसी कलर का फर्नीचर्स पे यूज़ किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है उपकरण, कि उनके सहायक उपकरण होने चाहिए। फर्नीचर में एक बात और बोलूँगी हमारे हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए, कि फर्नीचर्स की शेप इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें सारे बच्चे आराम से बैठ करके टीचर्स की लिपसिंग कर सकें, उसके साइन को देख सकें, उसकी बातों को सुन सकें। ठीक है, इस तरीके का भी होना चाहिए एचआई वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट आता है उनके लिए एम्प्लाइंसेस या उनके लिए एड्स, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके आधार पर उनको कक्षा के अंदर वो उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए ग्रुप हियरिंग एड हो गया, या लूप इंडक्शन हो गया, या एफएम सिस्टम हो गया, और फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए जैसे सीपी चेयर हो गई है, बैसाखी हो गई है, या ब्लाइंड बच्चा है तो उसमें इस पट्टियों का लगा हुआ होना, उनके लिए स्टिक होना, मतलब उनकी जो भी बेसिक चीज़ें हैं, स्पेक्स होना उनके लिए वो उभरी हुई वाले पिक्चर्स हो गई, वो वाली शीट्स होना जिसमें पिक्चर्स बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। हमने पीआईसी में देखा भी है, कुछ बच्चे उसको यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हमें पिक्चर्स या इस तरीके के उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है इंडोर इक्विपमेंट्स, कमरे के अंदर प्रयोग आने वाली चीज़ें। तो कमरे के अंदर क्या क्या प्रयोग में आने वाली चीज़ होती हैं, जैसे चार्ट पेपर हो गया, ठीक है, उनका प्रॉपर टीएलएम हो गया कक्षा के अंदर, उनके लिए कंप्यूटर हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे उनके लिए थोड़ा किचन का सामान हो गया, उनको सिखाने के लिए, मतलब जो भी उनकी सीखने की आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे उनके टॉयज़ हो गए, गेम्स हो गए, जैसे इंडोर गेम्स हो गए, वो उनकी क्लासरूम में लगे भी होने चाहिए। उनको एक रेनफोर्समेंट मिलता है बच्चों को इस तरीके से। कैसे रेनफोर्समेंट मिलता है कि अच्छा आप ये वाला काम कर लीजिए, फिर हम इसके बाद ये कैरम खेलेंगे या हम लूडो खेलेंगे, इस तरीके का उनको सीखने के लिए मिलता है। फिर आता है आपका आउटडोर गेम्स, कि बाहर की जो चीज़ें हैं आवश्यकता है, जैसे उनके लिए हो गया खेलने के लिए ग्राउंड हो गया, टॉय हो गए बाहर के लिए, उनके लिए झूले हो गए छोटे छोटे हैं, टायर्स हो गए, जिसमें बच्चे देखो ये बाहर के इक्विपमेंट्स भी बहुत सारी चीज़ों की तरह आते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में आते हैं। जैसे कि सेंसरी डेवलपमेंट कराना है तो सेंसरी से रिलेटेड बाहर का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए टॉयज किए जाएँ, उनके लिए फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह या कुछ भी इस तरीके का इक्विपमेंट जैसे बच्चे खेले, ग्राउंड हो जिसमें बच्चा आराम से रिलैक्स हो सके। तो सारी डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रख करके वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि आउटडोर्स में क्या क्या चाहिए होते हैं। आप लोगों ने अपने स्कूलों में देखे भी होंगे, और कुछ स्पेशल स्कूल में गए हैं वहाँ भी आपने देखे होंगे, उन बच्चों के लिए बाहर के लिए कुछ कुछ सामान रखा जाता है, कुछ कुछ गेम्स रखे जाते हैं उनकी फिजिकली डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। कुछ कुछ इक्विपमेंट्स है जो हम आउटडोर जा कर के यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन बच्चों के लिए होनी चाहिए अवेलेबल। फिर आता है आपका स्टाफ जो है प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि हमारा रेशो है भारत के अंदर 8:1 कि 8 बच्चों पर एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। ठीक है, 8 से 9 भी हो सकते हैं और बच्चे 7 भी हो सकते हैं, मतलब चल सकता है एक दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो उन बच्चों के आधार पर स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, उसकी सही योग्यता होनी चाहिए, डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए जिसने स्पेशल फील्ड में ही किया हुआ है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो भी है उसकी एक एलिजिबिलिटी होती है स्पेशल एजुकेटर की, वो सारा क्राइटेरिया उसके अंदर फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है कार्य का समय, कि कितने समय तक कार्य करना चाहिए, कि हमारा कार्य करने का समय कितना होगा। जैसे आपने देखा होगा स्पेशल बच्चों का मोस्टली सैटरडे ऑफ रखते हैं, लेकिन वो ऑफ तब जाहिर से लगता है कि जब उनका टाइमिंग सुबह टाइम से शुरू होकर के अपना टाइम से ख़त्म होता होगा। यह सैटरडे उनको कुछ ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज़ या कुछ घर के अंदर किए जाने वाली क्रियाओं आप उनको देते होंगे। कोई प्रोजेक्ट दे दिया छोटा सा जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है और बच्चा भी इन्वॉल्व है। तो हमारे समय सारणी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम कितने से कितने समय तक बच्चे को देंगे और कौन सा समय कौन सा कब हमें देना है। जैसे कौन सा हमें पढ़ाई का रखना है, कौन सा हमें गेम्स का रखना है, कौन सा हमें लंच का रखना है, बच्चा कक्षा में कितने बजे विद्यालय में सुबह कितने बजे आएगा, शाम को कितने बजे तक छुट्टी हो जाएगी या दोपहर को कितने बजे तक छुट्टी हो जाएगी, कौन कौन से डे हम वर्किंग रखेंगे, कौन कौन से हम डे जो है वर्किंग नहीं हो पाएंगे। तो वो सब चीज़ों का कैलकुलेट करके रखना। फिर आता है आपका पीटीएम, कि समय समय पर उनकी पीटीएम होते रहना पेरेंट्स और टीचर्स की। ठीक है, उन बच्चों के लिए डिस्कस करना। जैसे आप सैटरडे का टाइम निकाल सकते हैं कि सैटरडे को रोज़ आपने आना है, आप पेरेंट्स को पूरा रिपोर्ट कर रहे हो कि आपका स्पेशल बच्चा एक हफ्ते में हमने इसको यही चीज़ सिखाया और आप इसको इस चीज़ पर काम कीजिए ताकि घर जाके बच्चा इसको और अच्छे से सीख सके और जान सके। फिर आता है आपका बजट,
ठीक है, कि आप फाइनली उसको फाइनेंशियली कैसे ले रहे हो, उसको कैसे फाइनेंस कर रहे हो अपने स्कूल को, कितनी आपकी फ़ीस है, कितना आप बच्चों से चार्जेस ले रहे हो, क्या आपके उस चार्जेस में वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं, क्या आपने टीचर्स को वेतन दे पा रहे हो, आपने जो बच्चों के हिसाब से आया रखी हुई, आंटियाँ रखी हुई हैं कि इनको वॉशरूम लेके जाएगा या इनको खाना खिलाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, या वैन से जो भी वो वगैरह करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो वो सारा बजट ध्यान में रखते हुए तभी एक अच्छा स्कूल सक्सेस हो सकता है। कोई भी जो भी ऑर्गेनाइज करेगा या जो भी इसको चलाएगा, तो वो अपनी जेब से लगा लगा के नहीं चलाएगा। तो इस तरीके से करना जिसमें बच्चों का भी फ़ायदा हो और टीचर्स का भी फ़ायदा हो और हमारे समाज का भी फ़ायदा हो, कि ऐसे बच्चों को स्पेशल एजुकेशन प्रॉपर्ली मिल सके। ये है हमारे स्पेशल स्कूल को बनाने का क्या क्या आपको चाहिए होगा चीज़ें, किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, अब आता है हमारा इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव से ही क्लियर होता है जहाँ पर स्पेशल और नॉर्मल दोनों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, एक ही टाइमिंग में पढ़ रहे हैं, एक ही सेटअप में पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करनी पड़ती है। सबसे पहले वही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कैसे चेंजेस लेके आएंगे, जैसे उसमें रैंप बनवाएंगे और ग्रिल के साथ रेलिंग लगवाएंगे। आप लोग पेपर नंबर 4 पढ़ भी रहे हो, नोट्स भी आपके पास हैं, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, या एक स्कूल को किस तरीके से हम इंक्लूसिव स्कूल बनाते हैं, या कैसे उसको कह सकते हैं कि हाँ ये एक इंक्लूसिव सेटअप है। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे कक्षा के अंदर प्रॉपर रोशनी आना, स्पेशल बच्चों के लिए सीटों को अच्छे से अरेंज करना, किस तरीके से कौन सा बच्चा कब कहाँ पर किस पोजीशन पे बैठेगा ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके, सीख सके, और स्कूल के अंदर एक स्पेशल एजुकेटर हायर करना ताकि उनकी सभी आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके। ठीक है, जितने शॉर्ट टाइम में मैं समझा सकती थी उतना मैंने समझाया है। बाकी मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगी, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, आप उसको एक बार रीड आउट करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा उसी से। ठीक है, तो आपने ये काम अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है और अच्छे से डिटेल में लिखना है। मैंने तो सिर्फ आपको ये 12 मिनट की वीडियो में ही थोड़ा बहुत समझाया है, लेकिन आपने अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके लिखना है जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ उसके थ्रू। ठीक है, ओके बाय।